टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर 13 जो है हमारा एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल में हम यहाँ पर बेसिक के बारे में जानेंगे इस सब के, क्योंकि ये बेसिक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि बेसिक ही नहीं आया तो आपको कुछ नहीं आएगा, इसलिए इस चैप्टर को सीखना चाहते हो तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको इसका बेसिक पता चल सके। तो सबसे पहले हम जानेंगे एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में, फिर इसके कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में बाद में जानेंगे। तो हम क्या के बारे में जानेंगे दोस्तों? एल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन में जो होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है? कार्बोनिल समूह। क्या होता है? कार्बोनिल समूह। बहुत गौर से समझिएगा दोस्तों, और मेरा एक छोटा सा काम जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों क्या होता है इसमें? कार्बोनिल समूह। तो कार्बोनिल समूह जो होता है हमारा, ये होता है सी, और सभी को पता है कि कार्बन में 4 वैलेंसी होती है, 4 संयोजकता होती है। तो 4 संयोजकता से हम ऑक्सीजन जोड़ देते हैं और इसकी 2 संयोजकता क्या रहती है? खाली रहती है। तो आप इसको क्या सकते हैं, इसकी परिभाषा बना सकते हैं। यदि हम कार्बन समूह में क्या कह सकते हैं? यदि हम कार्बन परमाणु की 2 संयोजकताओं में से 2 संयोजकताओं में से ऑक्सीजन परमाणु को जोड़ देते हैं, ऐसे समूह को हम क्या कहते हैं? कार्बोनिल समूह कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ऐसे समूह को हम क्या कह देते हैं? कार्बोनिल समूह कह देते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं कार्बोनिल समूह की परिभाषा क्या होती है, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं उनमें कार्बोनिल समूह होता है। तो पहले आपको यह जानना अति आवश्यक है कि कार्बोनिल समूह क्या होता है, तभी आप एल्डिहाइड की परिभाषा और कीटोन की परिभाषा आसानी से बता पाएंगे। तो इसका जो कार्बोनिल समूह में आप जानते हैं कार्बन की 4 वैलेंसी होती हैं, तो 2 वैलेंसी से मैंने ऑक्सीजन को लगा दिया और 2 वैलेंसी इसकी खाली हैं। तो आप कह देंगे यदि कार्बन समूह की 2 संयोजकताओं से ऑक्सीजन परमाणु को जोड़ देते हैं, ऐसे समूह को कार्बोनिल समूह कहते हैं। अब हम बात कर देते हैं एल्डिहाइड की। किसकी बात करते हैं? एल्डिहाइड की। तो दोस्तों ये जो 2 वैलेंसी हैं, यदि इस एक वैलेंसी में एल्किल समूह जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं? एल्किल समूह, और दूसरी वैलेंसी में H जोड़ दूं, हाइड्रोजन परमाणु, और इसके बाद में इस 2 वैलेंसी में से ऑक्सीजन परमाणु को जोड़ा रहने दूं, तो ऐसे समूह को हम क्या कहते हैं? एल्डिहाइड समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्डिहाइड समूह कहते हैं। यदि हम कहेंगे क्या, इसकी परिभाषा यदि आपसे कोई पूछ लेता है तो आप बोल देंगे कार्बोनिल समूह की खाली वाली कार्बोनिल समूह की एक वैलेंसी में से एल्किल समूह को तथा एक वैलेंसी में से हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ देते हैं, ऐसे समूह को हम क्या कहते हैं? एल्डिहाइड एंड कीटोन एल्डिहाइड कहते हैं। अगर हम यहाँ पे CH3 ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे मैंने ले लिया CH3, तो हो क्या जाएगा? CH3C और ये डबल बॉन्ड O और ये H। तो अब हमारा ये क्या हो जाएगा? इसका नाम आप मुझे कमेंट करके जल्दी से बताइए, मैं आपके कमेंट देख रहा हूं। तो मैं बता देता हूं, ये मैंने आपको बताया था एल्डिहाइड है। क्या बताया था मैंने इसको? एल्डिहाइड है। तो अब इसमें 2 कार्बन है, तो मेथ और एथ, तो ये हो जाएगा एसिटैल्डिहाइड। क्या हो जाएगा दोस्तों? एसिटैल्डिहाइड। क्या हो जाएगा? ये एसिटैल्डिहाइड। इसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। तो आप समझ गए एल्डिहाइड की परिभाषा क्या होगी। यदि हम कार्बोनिल समूह की एक वैलेंसी में से एल्किल समूह तथा दूसरी वैलेंसी में हाइड्रोजन परमाणु जोड़ देते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? एल्डिहाइड समूह कहते हैं। दोस्तों एल्डिहाइड की परिभाषा आप समझ गए। अब देखते हैं कीटोन ग्रुप। क्या देखते हैं? कीटोन ग्रुप आपका क्या होता है, तो मैं इधर साइड में दिखा देता हूं कीटोन ग्रुप। तो कीटोन ग्रुप में क्या करेंगे आप? दोनों जो ये खाली वाली वैलेंसी है कार्बोनिल समूह की, ये कार्बोनिल समूह हो गया, यदि ये कार्बोनिल समूह हो गया, यदि कार्बोनिल समूह की इन दोनों खाली वैलेंसी में से हम एल्किल समूह को जोड़ देते हैं, किसको? एल्किल समूह को जोड़ देते हैं, तो ये ग्रुप क्या कहलाता है? कीटोन कहलाता है। क्या कहलाता है? कीटोन कहलाता है। अब ये एल्किल समूह कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी एल्किल समूह हो सकता है, समान एल्किल समूह हो सकता है और भिन्न एल्किल समूह भी हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पे मान लेते हैं, ले लेता हूँ CH3। क्या ले लेता हूँ? CH3 और C, और इसके बाद यहाँ पे ले लेता हूँ CH3 डबल बॉन्ड O। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? एसीटोन। और एसीटोन के अलावा हम इसे और क्या कह सकते हैं? तो ये हमारा क्या का फार्मूला है दोस्तों? CH3 मेथिल का। क्या फार्मूला है? मेथिल का। तो जब 2 होते हैं तो डाई, जब 2 होते हैं तो क्या बोलते हैं? डाई। तो यहाँ पे आप बोल देंगे डाई मेथिल। क्या बोल देंगे? डाई मेथिल। और ये हमारा पूरा क्या है? कीटोन। तो क्या कहलाएगा? डाई मेथिल कीटोन, या फिर इसे आप बोल देंगे एसीटोन। या मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हो C2H5, यहाँ पे क्या लिखा हो? C2H5, तो आप बोल देंगे मेथिल एथिल। क्या बोल देंगे? मेथिल एथिल कीटोन। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये आप समझ चुके होंगे इसके बेसिक के बारे में कि एल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन क्या होता है, कार्बोनिल समूह क्या होता है। अब मैं बता देता हूं आपको एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की सामान्य विधियां।
तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों एल्डिहाइड कीटो और कीटोन बनाने की सामान्य विधियों पर। हम सबसे पहले बात करेंगे एल्डिहाइड बनाने की विधियों के बारे में। क्या बात करेंगे दोस्तों हम एल्डिहाइड बनाने की विधियों के बारे में। तो एल्डिहाइड सबसे पहले हम दोस्तों दो विधियों से देखेंगे। तो कैसे बनाएंगे, जब हम यदि प्राथमिक एल्कोहल क्या ले लेंगे, प्राथमिक एल्कोहल में अम्लीय डाइक्रोमेट द्वारा ऑक्सीकरण करा देंगे। अम्लीय डाइक्रोमेट की उपस्थिति में यदि इसको ऑक्सीकरण करा देंगे तो ऐसे में हमारा क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। एल्डिहाइड क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो प्राथमिक जो एल्कोहल होता है आपका क्या होता है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्राथमिक एल्कोहल क्या होता है। तो RCH2OH क्या होता है, RCH2OH। अब इसका हमें करवाना है ऑक्सीकरण। क्या करवाना है दोस्तों, इसका हमें करवाना है ऑक्सीकरण, वो भी क्या की उपस्थिति में, पोटेशियम डाइक्रोमेट की, क्या की उपस्थिति में, अम्लीय डाइक्रोमेट की। किसकी उपस्थिति में दोस्तों, अम्लीय डाइक्रोमेट की। यहाँ पर मैं आपको अम्लीय डाइक्रोमेट की उपस्थिति ले लेता हूँ, Na2Cr2O7 प्लस यहाँ पे H2SO4, इसकी मैं उपस्थिति ले लेता हूँ। तो अब दोस्तों जब इसकी उपस्थिति ले लेंगे और इसका हम ऑक्सीकरण करवाएंगे तो हो क्या जाएगा, ये वाला जो R है, ये R और ये C और ये H और ये O, ये निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, RCHO, क्या हो जाएगा, R और ये C और ये H और ये O, ये निकल। इधर से बचा हमारे पास H2, इधर से क्या होता है, ये वाला H2 और ये O मिलकर यहाँ पर बना देगा H2O। क्या बना देगा दोस्तों, H2O। अगर ये आपको सही ना लगी हो तो इसकी मैं सेकेंड मेथड बता देता हूँ। यदि आप एल्कोहल का डायरेक्ट ऑक्सीकरण करा देते हैं, जैसे मान लीजिए मेथिल एल्कोहल हो गया आपका CH3CHO, ये यदि हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, मेथिल एल्कोहल, तो ये आपका मेथिल डिहाइड है, परंतु हमें लेना है मेथिल एल्कोहल। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ O, तो CH3OH, ये क्या हो गया, मेथिल एल्कोहल। अगर हम इसका डायरेक्ट ऑक्सीकरण करा देते हैं, क्या करा देते हैं, डायरेक्ट ऑक्सीकरण करा देते हैं, तो हमारा यहाँ से ये C और ये H और ये O क्या हो जाता है, CHO। तो हमें पता है दोस्तों कि ये वाला H, ये वाला H, ये H, इसके बाद ये C और इसके बाद इससे एक H और निकाल लेंगे, ये H और इसके बाद ये वाला O, तो HCHO क्या निकल गया दोस्तों, HCHO क्या निकल गया, H, ये वाला H, फिर ये C और फिर इससे एक H निकाल लिया मैंने। मान लो इसको मैं लिख देता हूँ 2 और H। तो इधर से मैंने क्या किया, H लिया, फिर C लिया, फिर ये H लिया, फिर ये O लिया, तो हमारा क्या निकल गया, HCHO। फिर इसके बाद हमारा ये H2 बचा और ये O, तो हमारा H2O बाहर हो गया। तो जो भी आपको विधि समझ में आ गई हो उस विधि को आप रख लीजिए। ये एल्डिहाइड बनाने की विधि हो गई। अब मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कीटोन बनाने की विधि। तो कीटोन बनाने की विधि में यदि हमने इधर एल्डिहाइड में प्राथमिक एल्कोहल लिया है तो कीटोन बनाने के लिए हम द्वितीयक एल्कोहल ले लेंगे। क्या ले लेंगे, द्वितीयक एल्कोहल ले लेंगे। और द्वितीयक एल्कोहल का सिंपल देखिए, प्राथमिक एल्कोहल का फार्मूला आप याद कर लीजिए, द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल का याद करने का आपको कोई काम नहीं है। द्वितीयक एल्कोहल का बनाने के लिए द्वितीयक एल्कोहल का मतलब 2R, तो जब आप इन्हें 2R करेंगे तो इस H को 1 को कम कर दोगे तो यहाँ पर 2R कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 2R किया और इधर से एक H कम कर दिया तो हो गया CHOH। इसके बाद यहाँ से एक H और कम कर दूंगा तो इधर 3R कर सकते हैं, तो हो जाएगा तृतीय एल्कोहल और ये C और ये OH। तो ये तृतीय और ये द्वितीय और ये प्राथमिक एल्कोहल। तो यहाँ पे हमें लेना है द्वितीयक एल्कोहल कीटोन बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ प्राथमिक एल्कोहल R2CHOH। यहाँ पे दोस्तों मैंने क्या ले लिया, प्राथमिक एल्कोहल। इसके बाद मुझे उपस्थिति वही रखना है जो मैंने ऊपर रखा था और उसी प्रकार ऑक्सीकरण कर देना है सेम प्रक्रिया से। तो मैंने क्या रखा था वहां पे Na2Cr2O7 प्लस H2SO4। तो हमें अब दोस्तों क्या करवाना है, इसका भी हमें ऑक्सीकरण करवाना है। तो सेम तरीके से मैंने जिस प्रकार से फार्मूला बताया था कि कैसे होता है, तो इस फार्मूले को हम क्या करेंगे, इस R को, ये एक R है तो पहले नंबर हम इस R को पहले लिख लेंगे। एक R मैंने पहले लिख लिया, इसके बाद सिंगल बॉन्ड लगा दिया और ये हमारे पास जो C है और ये O है तो इसको मैंने उसी प्रकार CO लिख लिया। क्या लिख लिया, CO लिख लिया। इसके बाद ये एक R बचा तो इसको मैंने यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगा के जोड़ दिया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कीटोन। अब हमारे पास बचा क्या, उसे हम लिख लेते हैं। ये CO तो हमारा चला गया और ये दोनों R चले गए और ये दोनों H बच गए और ये O मिलकर क्या बन गया, H2O। तो आपने क्या देखा कि जब एल्डिहाइड बनाए तो भी ऑक्सीकरण करवाया प्राथमिक एल्कोहल से, जब द्वितीयक एल्कोहल ले लेते हैं रिएक्शन सारे वही करवाते हैं, तो H2 इसमें भी बाहर होता है और H2 इसमें भी बाहर होता है, इसमें कीटोन बन जाता है और इसमें
एल्डिहाइड बन जाता है। एल्डिहाइड हमारा ये हो जाएगा एल्किल, एल्किल है, और ये CHO जो हमारा होता है एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो बस आप ये आज के लिए इतना ही। सेकंड विधि आप यहाँ पर खुद कर सकते हैं। यहाँ पे आप CH3 भी ले सकते हैं। यदि यहाँ पे जैसे मान लीजिए CH3 ले लेते हैं तो यहाँ पे आप लिखेंगे CH3 का होल ट्वाइस CH और ये OH, क्या लिखेंगे CH3 का होल ट्वाइस और CHOH। इसके बाद आपको सिंपल से उसी प्रकार रिएक्शन करवा देना है जैसा कि इसमें ऊपर दिया गया है, सिर्फ R के स्थान पर CH3 कर देना है। तो यहाँ पे मैं Na2Cr2O7 प्लस H2, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे CH3 CO और ये CH3 और प्लस में H2 उसी प्रकार से बाहर हो जाएगा। हमारी रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, कीटोन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कीटोन कहलाएगा। या फिर हम इसको CH3COCH3, ये हमारा एसीटोन भी होता है। क्या होता है दोस्तों, एसीटोन भी होता है। तो इस तरह से इसको आप इसके स्थान पर C2H5OH भी रख सकते हैं। जैसे मेथ, हेथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप्ट, आक्टेन, डेक होते हैं, उसी प्रकार सभी के फार्मूले यहाँ पर आप रख सकते हैं। मैंने इसके लिए एक फार्मूला बताया था CnH2n-1। तो दोस्तों इसको आप कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो एल्किल का फार्मूला होता है वह होता है CnH2n और +1। जैसे ही आप इसमें मेथ का मान 1 रखेंगे तो CH3 निकल आएगा, एथ का मान 2 रखेंगे तो C2H5 निकल आएगा, और जैसे प्रोप का मान 3 रखेंगे तो C3H7 निकल आएगा। इसी प्रकार से इससे 10 फार्मूले आप निकाल सकते हैं। मेथ, हेथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप्ट, आक्टेन, डेक रख करके। तो ये मेथिल हो जाएगा, एथिल हो जाएगा, प्रोपिल हो जाएगा, ब्यूटिल हो जाएगा। यहाँ पर भी रख सकते हैं और यहाँ पर भी रख सकते हैं। तो 10 का 10 और 10 दूनी 20 रिएक्शन यहाँ से इसी पर आपको कंप्लीट हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहाँ पर भी आप मान लीजिए करना चाहते हैं तो यहाँ CH3 रख सकते हैं। मैं मिटा के रख देता हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। तो यहाँ आप CH3 रखेंगे सिंपल उसी प्रकार, पहले उसको लिख लीजिए। इधर भी आप CH3 कर देंगे तो आपकी सेकेंड रिएक्शन तैयार हो जाएगी। इधर C2H5 कर सकते हैं, मेरे पास जगह नहीं है दोस्तों। R वाली रिएक्शन थी और पहली, और ये दूसरी रिएक्शन मैंने उसमें सेकेंड रिएक्शन कर दी। तो यहाँ पर मैंने इसकी, तो हमारा एल्डिहाइड हो जाएगा। कौन सा एल्डिहाइड हो जाएगा, तो ये क्या का फार्मूला है, मेथिल कहते हैं, मेथिल एल्डिहाइड हो जाएगा। और ये हमारा H2O जल हो जाएगा। सारा कुछ आप पहले हम जानेंगे कि इसका अणुसूत्र क्या होता है। तो सबसे पहले मैं जब बता देता हूँ, इसका जो अणुसूत्र होता है वो होता है HCHO। क्या होता है, HCHO। इसके बाद इसका जो भार निकालेंगे तो H का भार होता है 1 और प्लस लगाएंगे तुरंत जब एक अंक, एक जैसे इसमें कितने अंक 1 2 3 4 हैं, 4 अंक, तो एक अंक का पहले मान लिख देंगे और फिर तुरंत भार लिख देंगे, फिर प्लस लगा देंगे दूसरे में पहुँचते वक्त। अब जो कार्बन का होता है वो 12 होता है। कितना होता है दोस्तों, कार्बन का होता है जो 12 होता है, और फिर इसका प्लस H का होता है 1 और इस ऑक्सीजन का होता है 16। तो इनको जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 12 1 13, क्या हो जाएगा दोस्तों 13 प्लस और 16 1 17। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 5 12 की 2 हासिल लगा 1 1 1 2 1 3। तो यहाँ पर इसका 32 क्या हो जाएगा, परमाणु अणुभार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अणुभार हो जाएगा। अब हम जानेंगे इसके संरचनात्मक सूत्र के बारे में। तो हमें 2 H दिए गए हैं, तो हमें पता है कि एल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह होता है, और हमारा कार्बोनिल समूह क्या की परिभाषा होती है, कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है। तो कार्बन की जो 2 वैलेंसियों में से ऑक्सीजन परमाणु को जोड़ दिया जाता है तो वह क्या कहलाता है, कार्बोनिल समूह कहलाता है। और मैंने 2 वैलेंसियाँ खाली कर दी हैं, तो इन 2 वैलेंसियों में से दोनों में अगर H लगा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, फार्मेल्डिहाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फार्मेल्डिहाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा संरचनात्मक स्ट्रक्चर। अब जान लेते हैं इसके IUPAC नाम के बारे में। तो जब कभी भी दोस्तों CHO लास्ट में दिया गया हो यानी एल्डिहाइड ग्रुप, तो वहाँ पर लास्ट में जो जोड़ते हैं नल जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, नल जोड़ते हैं। तो इसमें एक कार्बन दिया गया है तो मेथ लेंगे और हम जोड़ते हैं CHO के लिए क्या, नल। तो ये क्या हो जाएगा, मेथेनल। अगर यहाँ पे दिया होता C2H5 और CHO, तो इस पर क्या करते हैं, यहाँ पर 3 कार्बन है तो मेथ एथ प्रोप, तो ये हो जाता प्रोपेनल। तो यहाँ पर दोस्तों इसी प्रकार से इसके IUPAC देख लेते हैं। तो ये हो गई थोड़ा सा प्राइमरी चर्चा, जनरल इसकी जानकारी, बेसिक मेथड। अब जानते हैं इसके प्रयोगशाला बनाने की विधि के बारे में।
तो दोस्तों इसके प्रयोगशाला विधि लैब मेथड के बारे में जब हम जानेंगे तो मैं बता दूं आपको कि किसी भी यदि आप एल्कोहल को ले लेते हैं और उसका एल्कोहल का ऑक्सीकरण करा देते हैं प्लेटनीकृत एस्बेस्टॉस की उपस्थिति में, तो क्या हो जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड HCHO हमारा क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर मैं मान लीजिए कोई एक एल्कोहल ले लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया OH, हमारा क्या का फार्मूला होता है मेथिल एल्कोहल का। फिर यहाँ पे मुझे इसका क्या करवाना है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण, और किसकी उपस्थिति में दोस्तों, प्लेटनीकरण प्लेटनीकृत एस्बेस्टॉस एस्बेस्टॉस की हमें उपस्थिति में क्या करवाना है, इसे हीट कर देना है। क्या कर देना है, हीट कर देना। जैसे मैं इसे हीट करूंगा तो ये वाला H और ये वाला C, तो यहाँ पर हो जाएगा HC, और इसके बाद इससे एक H और निकाल लेंगे तो हो जाएगा HCH, और ये वाला O क्या हो जाएगा, HCHO। क्या हो जाएगा दोस्तों, HCHO। मान लीजिए मैं इसे लिख देता हूँ 2 और H, ये मैं आपको समझाने के लिए करता हूँ। तो यहाँ से सिंपल सा हो जाएगा HC, ये क्या हो जाएगा HCHO, क्या हो जाएगा HCHO, और ये H2 बच जाएगा, ये H2। तो ये वाला जो H2 है इस O के साथ मिलाकर क्या बना लेगा, H2O। तो सिंपल सा इसका लैब मेथड होता है दोस्तों, प्रयोगशाला में इसे इसी प्रकार से बनाया जाता है। अब मैं इसका एक चित्र बना लेता हूँ, उससे आपको पूरा क्लियर कर दूंगा कि किस प्रकार से इसे प्रयोगशाला में बनाया जाता है। तो आप यहाँ पर अच्छे से समझ चुके होंगे कि प्रयोगशाला में इसे कैसे बनाया जाता है। किसी भी एल्कोहल को यदि हम ऑक्सीकरण करवा देते हैं प्लेटनीकृत एस्बेस्टॉस की उपस्थिति में, तो हमारा जो फॉर्मेल्डिहाइड है वह प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने मेथिल अल्कोहल से रिएक्शन करवा दी, सिंपल सी रिएक्शन है, आप समझ गए होंगे। अब इसके लिए मैं एक चित्र बनाकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो साथियों यहाँ पर मैंने चित्र को बना लिया है, अब मैं इसे समझाने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ चित्र पर क्या किया है समझिएगा, एक गोल पेंदी वाला फ्लास्क लिया है जिस पर मैंने मेथिल अल्कोहल को भर लिया है। एक निकास नली लगाई है जिस पर मैंने वायु दे रहा हूँ इससे इसे एक जल उष्मक पर रख लिया है, और इस बर्नर की सहायता से इसे गर्म करूंगा। जब इसे गर्म करूंगा तो मेथिल अल्कोहल और वायु की एक वाष्प निकलेगी। यह वाष्प, ये दहन नली है हमारी पूरी, इस दहन नली में प्रवेश करेगी और इससे प्लेटनीकृत एस्बेस्टॉस से क्रिया करके फार्मेलिन का 30 फार्मेल्डिहाइड बनाएगी, और इस फार्मेल्डिहाइड को एक पात्र पर एकत्रित कर लिया जाएगा जिसमें पहले से जल भरा होता है। इसमें क्या भरा होता है, जल भरा होता है। तो ये जो फार्मेल्डिहाइड की वाष्प होगी जल से क्रिया करके 30 से 40% फार्मेलिन हमारा क्या होगा, बन जाएगा। तो फाइनली आपको इसकी थ्योरी कभी रटी नहीं जाती यार, इसकी समझी जाती है। तो आपको कह क्या देंगे दोस्तों, आप कह देंगे एक गोल पेंदी वाले फ्लास्क में मेथिल अल्कोहल भर लेते हैं तथा निकास नली से वायु प्रवाहित करवाते हैं और इसे जल उष्मक पर रखकर बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं। ऐसा करने से वायु तथा मेथिल अल्कोहल की वाष्प निकलती है जिसे दहन नली पर प्रवेश कराते हैं। यह वाष्प प्लेटनीकृत एस्बेस्टॉस से क्रिया करके फार्मेल्डिहाइड की वाष्प देती है। यह इस वाष्प को एक पात्र पर ले जाया जाता है जिस पर वहाँ जल पहले से भरा हुआ होता है। तो उस जल से फार्मेल्डिहाइड की जो वाष्प होती है जल से क्रिया करके 30 से 40% का फार्मेलिन विलयन प्राप्त कर लेती है। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा दोस्तों, बहुत आसान थ्योरी है, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। यही आपका डायग्राम है, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, जब हम इसका ऑक्सीकरण एल्कोहल का करवा देते हैं तो हमारे ये प्राप्त हो जाता है। यही रिएक्शन मैंने आपको लैब मेथड में बताई थी। तो आपको कहना क्या है, एक गोल पेंदी वाले फ्लास्क में मेथिल अल्कोहल भरकर उसमें निकास नली से वायु प्रवाहित करवाते हैं और जल उष्मक पर रखकर बर्नर की सहायता से इसे गर्म करते हैं। ऐसा करने से जब हम इसे गर्म करेंगे दोस्तों, मान लीजिए यदि आपने पानी किसी बर्तन पर जलाया तो उससे पानी की ही वाष्प निकलेगी ना कि आपकी दोस्तों दूसरे काय की निकलेगी। तो मैं यहाँ पे मेथिल अल्कोहल और इस वायु को जब इसमें रखूँगा और इसे जलाऊँगा तो जो धुआं निकलेगा उसी को, वो जो जैसे थाली आप रख देते हैं तो ऊपर पानी हो जाता है, वही है वाष्प। तो जब मैं इसे दोस्तों इस पर भरूंगा मेथिल अल्कोहल और वायु को, और इसे जल उष्मक पर रख दूंगा और इस बर्नर की सहायता से इस बर्नर को जलाया जाता है दोस्तों। आपको देखने को मिलेगा इतना छोटा सा, उस पर बाती लगी होगी। उसे जब जलाया जाएगा तो ये गर्म होगा। जब ये गर्म होगा तो ये वाष्प निकलेगी। तो इस वाष्प को इस दहन नली में प्रवेश कराएंगे। तो यह वाष्प दहन नली में प्रवेश करने के बाद प्लेटनीकृत एस्बेस्टॉस से क्रिया करके फार्मेल्डिहाइड की वाष्प में बदल देगी इस वाष्प को। फिर यह फार्मेल्डिहाइड की
जो वाष्प होगी इसे हम एक पात्र पर, ग्राही पात्र पर ले जाएंगे। इस ग्राही पात्र पर पहले से जल भरा होगा तो वह जल से अभिक्रिया करके 30 से 40% का फॉर्मेलिन विलयन प्राप्त कर देगी। एक बार फिर से देख लीजिएगा अंत बार, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों मेरा एक छोटा सा काम कर दिया करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करिए। तो सबसे पहले आप बोलेंगे, एक गोल पेंदी वाले फ्लास्क में मेथिल अल्कोहल भरकर निकास नली से वायु प्रवाहित करते हैं। फिर जल ऊष्मक पर रखकर, गोल पेंदी वाले फ्लास्क को जल ऊष्मक पर रखकर बर्नर की सहायता से इसे गर्म करते हैं। ऐसा करने से मेथिल अल्कोहल और वायु की वाष्प निकलती है, जिसे हम दहन नली पर प्रवाहित करवाते हैं। यह वाष्प प्लेटनिक एस्बेस्टॉस से क्रिया करके फॉर्मेल्डिहाइड की वाष्प में बदल देती है। इस वाष्प को एक पात्र पर ले जाते हैं जिस पर जल पहले से भरा होता है। फॉर्मेल्डिहाइड की वाष्प जल से अत्यधिक विलेय है। कहे में दोस्तों कि जब इसे आप जल में घोल देते हैं तो ये जल्दी से घुल जाता है, इसलिए इसका जो फर्स्ट भौतिक गुण हो जाएगा वह हो जाएगा ये जल में अत्यधिक विलेय है। कहे कितना विलेय है दोस्तों? अत्यधिक विलेय है। इसे तो आप नोट पॉइंट में नोट भी कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट हो जाएगा हमारा दोस्तों, जब दोस्तों इसको आप देखते हैं कायदे से अपनी आंखों से, जब इसे देखते हैं तो इसमें कोई रंग आपको दिखाई नहीं देता। जब इसे सूंघते हैं तो यह तीक्ष्ण गंध देता है। कैसे देता है? तीक्ष्ण गंध वाला गैस है। तो इसे आप कह देंगे कि यह रंगहीन, क्या कह देंगे दोस्तों? यह रंगहीन, यह रंगहीन तथा तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। कैसी? तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। तीक्ष्ण तीक्ष्ण गंध तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। इसके बाद हम थर्ड पॉइंट इसका देख लेते हैं, फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसके रासायनिक गुण। तो इसका जो क्वथनांक होता है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका जो फार्मेलिन विलयन बनता है, मैंने आपको बताया था, इसका जो फार्मेलिन विलयन होता है उसका कितना? 21 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है? इसका क्वथनांक होता है। क्या होता है? क्वथनांक होता है। तो ये थे 3 दोस्तों भौतिक गुण। वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया तो पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ सकें। तो दोस्तों हम देख चुके इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि भौतिक गुण। अब यहाँ पर देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि रासायनिक गुण। तो सबसे पहला रासायनिक गुण है HCN से हाइड्रोजन साइनाइड से अपक्रिया। तो हमारा हम काहे के भौतिक गुण देख रहे हैं? फॉर्मेल्डिहाइड के। तो हम पहले नंबर पे फॉर्मेल्डिहाइड का क्या लिख लेंगे? फार्मूला लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? HCHO मैंने यहाँ पे लिख लिया। HCHO को मैंने इसी प्रकार लिख दिया है। 2H दोस्तों देख सकते हैं ये है, और ये O ये है। तो ये आपके स्ट्रक्चरली समझ में आ गया होगा। इसका मैंने फार्मूला स्ट्रक्चर में बताया हुआ था। फिर इसके बाद HCN आप उसी प्रकार लिख देंगे। अब जब इसे आप गर्म करते हैं तो हो क्या जाता है, ये जो बैलेंसी है, ये वाली बैलेंसी ऊपर वाली से ये H जो है ये OH ऊपर जो हो जाएगा, और नीचे वाली ये बैलेंसी खाली हो जाएगी तो इससे SN जो हो जाएगा। तो देखते हैं जल्दी से क्या हो जाएगा। ये C हो जाएगा और ये H उसी प्रकार रहेगा। इसमें 2 बैलेंसी हैं, 3 बैलेंसियों को अलग कर लेंगे तो ये वाला H इसके साथ मिलकर इसे OH बना देगा, और ये जो CN बचा तो इधर लग जाएगा। तो इस अपक्रिया को हम दोस्तों कार्बोनिल समूह की भी अपक्रिया भी कहते हैं। कौन सी अपक्रिया दोस्तों? कार्बोनिल समूह की अपक्रिया भी कहते हैं। तो चलते हैं अपनी सेकेंड अपक्रिया की ओर। तो नेक्स्ट रिएक्शन है दोस्तों हाइड्रोजन से अपक्रिया। कैसे अपक्रिया? हाइड्रोजन से अपक्रिया। मैं आपको कुछ प्रतिस्थापन अपक्रियाएं भी करवा देता हूँ। तो इसका जो फार्मूला होता है हाइड्रोजन का होता है NH2NH2। क्या होता है दोस्तों? NH2NH2। तो यहाँ पर अब मैं NH2NH2 को H2N लिख देता हूँ, H2N, और इसको लिख देता हूँ NH2। ऐसा मैंने क्यों लिखा वो आप अभी समझ जाने वाले हैं। तो थोड़ा सा वीडियो के अंत तक देखते रहिए वीडियो को। और इसे मैं क्या करूँगा? गर्म कर दूंगा। क्या करूँगा? गर्म कर दूंगा। जब इसे मैं गर्म करूँगा दोस्तों तो आप क्या देखेंगे, समझिएगा मेरी बात। आप यहाँ से प्रतिस्थापन अपक्रियाओं का मतलब होता है ये बैलेंसी अलग नहीं होती, बैलेंसी साथ में ही चलती है। यानी कि प्रतिस्थापन अपक्रिया में ये वाला जो जल दिया हुआ है इसे बाहर कर देंगे आप, और बाकी सब कुछ उसी प्रकार लिखा रहने देंगे। तो इसे सिंपल सी मेरी रिएक्शन है, इसे ही कर देता हूँ। आप भी समझ चुके होंगे कि इसे आगे क्या करना है। ये वाले N और NH2 को इसी प्रकार इसमें लिख देना है, NNH2। ये NNH2 लिखा हुआ है दोस्तों, जगह नहीं थी। फिर इसके बाद प्लस में H2O बाहर हो जाएगा। ये रिएक्शन भी हमारी क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। तो हमारी आज की जो नेक्स्ट रिएक्शन है,
तो दोस्तों आज की हमारी रिएक्शन है हाइड्रॉक्सिल एमीन से अभिक्रिया। तो हाइड्रॉक्सिल एमीन है NH2। मैंने दोस्तों उस पर जो व्यंजक बना था हमारा, उसका मैंने आपको फार्मूला नहीं बताया था। जो भी बना था हमने बनाया था वहाँ पर HCHO। इसके बाद हमने क्या किया था, उस पर इधर मान लीजिए, देख लीजिए यहाँ पर जो भी बना था, मान लो इधर इधर मान लीजिए बना था N और NH2। तो ये दोस्तों जो फार्मूला होता है वो होता है, ये जो हमारा हो गया CH3CHO, तो ये तो हो गया फार्मेल्डिहाइड। तो इसे आप बोल देंगे फार्मेल्डिहाइड हाइड्रोजोन। क्या है फार्मूला हो जाएगा दोस्तों। पिछली वाली रिएक्शन पे जो मैंने करवाया उसका फार्मूला मैंने नहीं बताया था, इसलिए यहाँ पर मैंने बता दिए। तो हाइड्रॉक्सिल एमीन से अभिक्रिया, तो हाइड्रॉक्सिल एमीन से बता देंगे तो NH2OH। अब इसको मैं एक प्रकार से लिख सकता हूँ, जैसा कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ H2 और इंटू में N। ऐसा मैंने क्यों लिखा वो आपके अभी समझ में आ जाने वाला है। तो यहाँ से भी सिंपल सा क्या होगा, ये जो H2O आपको दिख रहा है वो बाहर हो जाएगा और सेम रिएक्शन उसी प्रकार से हो जाएगी। तो ये वाला H2O हमारा क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा और रिएक्शन हमारी उसी प्रकार से हो जाएगी। यहाँ पे मैं कर देता हूँ, तो यहाँ पर हो क्या जाएगा HCH। इतनी आसान रिएक्शन नहीं है दोस्तों जितनी आपको लग रही है, क्योंकि मैं यहाँ पे आसान वे से करवा रहा हूँ, आसान रास्ते पे ले जा रहा हूँ, तब आपको इतनी आसान लग रही हैं। इसलिए मैं इतनी मेहनत यदि आपके लिए कर सकता हूँ तो आप भी मेरे लिए कर सकते हो। तो दोस्तों आपको क्या करना है, तो आपको मैंने सारा वर्क बता दिया है कि आपको वीडियोज की ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है ताकि और भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ सकें। तो यहाँ पर हमारा H2O बाहर हो जाएगा प्लस में, और यही हमारी क्या हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी। ये हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों, रिएक्शन हो जाएगी। तो ये हमारा जो ये बना है, ये पदार्थ, ये फार्मेल्डिहाइड ऑक्सिम बन गया है। क्या बना है दोस्तों, इसका नाम है फार्मेल्डिहाइड ऑक्सिम। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। तो दोस्तों हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है फेनिल हाइड्रोजीन से अभिक्रिया। तो फेनिल का फार्मूला आपको पता होगा कि होता है C6H5। क्या होता है, फेनिल का फार्मूला आपको पता है। हाइड्रोजीन मैंने अभी अभी आपको बताया था, तो NH2। इसमें NH लिखा जाता है, उसमें NH2 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा C6H5NH2 का एक हो जाएगा फेनिल हाइड्रोजीन का। तो यहाँ पर हमें फेनिल हाइड्रोजीन से क्या करनी है, रिएक्शन करनी है। तो C6H5NH और NH2 क्या हो जाएगा, NH2। इसकी हम रिएक्शन करवा देंगे तो आसान वे से ये रिएक्शन उसी प्रकार हो जाएगी। इसे उम्मीद करूंगा कि आप रिएक्शन करके दिखाएंगे। इसमें भी क्या होगा, ये H जो है H, इसको ये H2O बना देगा, बाहर कर देगा ये H2O, और हमारी ये जो पूरी वे से हमारी रिएक्शन क्या होगी, ऐड हो जाएगी। यहाँ पे मैं कर ही देता हूँ, ये बनेगा क्या, यहाँ पर HCH डबल बॉन्ड के साथ ये पूरा ऐड हो जाएगा C6H5NH और N। तो ये हमारा, और प्लस में H2O बाहर हो जाएगा, ये वाला H और ये वाला O मिलकर। तो ये भी रिएक्शन उम्मीद करूंगा कि आपके समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर मैं नेक्स्ट रिएक्शन क्या है अपनी, तो यहाँ पर दोस्तों NH3 यानी अमोनिया से अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जिससे हमें रिएक्शन करवानी है। तो हमें रिएक्शन करवानी है HCHO से, तो मैं उसे लिख लेता हूँ। तो इसे दोस्तों सिंपल वे से रिएक्शन करते हैं यदि आप, तो ये बहुत आसान हो जाती है, इसलिए मैं इसे एक बार सिंपल वे से बता देता हूँ। फिर इसके बाद आपको यदि आप कहेंगे, कमेंट में मुझे बताएंगे, तो मैं इसका दूसरा वाला वे भी, ये वाला वे भी बता दूंगा। दोस्तों मेरा मीन्स है कि जो रिएक्शन है ना, उसको आसान वे से करो, जो कि मैं आपको आसान वे से करवा सकता हूँ वो करवाने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ। जब भी आप HCH फार्मेल्डिहाइड की रिएक्शन अमोनिया से करवाएं तो आपको इतना याद रखना है कि जो फार्मेल्डिहाइड के 6 लेंगे और अमोनिया के 4 लेंगे। इतनी बात आपको याद रखना है, बस आपकी रिएक्शन यहीं से कंप्लीट हो जाती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोस्तों। पूछ लिया जाता है कभी कभी कि फार्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन कैसे प्राप्त करेंगे या हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन कैसे प्राप्त करेंगे। तो यहाँ से समझिएगा, मैं आपको हेक्सामेथिलीन और टेट्राएमीन प्राप्त कर देता हूँ। ये वाला C और ये वाला H दोनों क्या बना देगा, CH2 क्या बना देगा, CH2। इसके बाद ये इसके गुणे में 6 लगा हुआ है, तो इसका होल टॉइज क्या हो जाएगा, 6। क्या हो जाएगा दोस्तों, होल टॉइज 6। इसके बाद हम क्या देखेंगे, N हमारे पास कितने हैं, 4, तो यहाँ पे हो जाएगा N4। इसी को हम बोलते हैं यूरोट्रोपिन अथवा हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। क्या बोलते हैं, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, या इसी को बोलते हैं यूरोट्रोपिन। प्लस लगाएंगे। अब हम देखेंगे हमारे पास क्या बचा। तो हमारे पास देख सकते हैं यहाँ पर
4 3 12, कितने 4 3 12 H यहाँ पर है, इसलिए हमारा क्या बच गया ये, क्योंकि 6 कंप्लीट हो चुका है, 4 3 12 H है, इसलिए यहाँ पर 6H2O हो जाएगा बाहर। तो ये रिएक्शन भी उम्मीद। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपेयरिंग कर रहे होंगे। दोस्तों आज मैं आपको एसीटोन के बारे में बताने जा रहा हूँ। एसीटोन के प्रयोगशाला विधि कैसे आप सचित्र वर्णन करते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों पेपर में आ जाता है। इन्हीं 4-5 क्वेश्चन में से बार बार पूछा जाता है। प्रयोगशाला विधियों में से सचित्र वर्णन करना होता है आपको। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट और मज़ेदार है। आपको यहीं से सब कुछ याद हो जाएगा। बस एक बार मेरी वीडियो कंप्लीट देख लीजिए, दोबारा आप वीडियो को मत देखिएगा, क्योंकि आप एक कॉपी पेन लेकर वीडियो को देखिए और इसके नोट्स बना लीजिए। शॉर्ट नोट्स जैसे कि मैं बताऊँगा वही आप नोट्स बना लीजिए, ताकि आपको दोबारा इसको मेरी वीडियो को देखने की आवश्यकता ना पड़े। तो आइए जानते हैं क्या। पहले सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे कि इसका सूत्र क्या होता है, फिर हम जानेंगे कि इसका अनुभार क्या होता है, फिर हम जानेंगे इसका संरचनात्मक सूत्र क्या होता है, और फिर हम जानेंगे कि इसका IUPAC नेम क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं जो इसका सूत्र होता है वो होता है CH3COCH3। क्या होता है दोस्तों CH3COCH3। अब हम निकालेंगे इसका अनुभार। तो जब हम अनुभार निकालेंगे तो कार्बन का आप जानते हैं कि कार्बन का जो होता है वो होता है 12। अनुभार कार्बन क्या होता है 12, और इसका होता है 3। तो इधर इसका होता है 1 हाइड्रोजन का, और इसमें लगा है 3, तो इधर लगाएंगे गुणा का साइन और 3 प्लस इधर हो जाएगा 12। ऑक्सीजन का हो जाएगा 16, क्योंकि इसका 8 होता है अनुभार, तो इसका अनुभार कितना हो जाएगा 16। फिर इसके बाद कार्बन, तो कार्बन का कितना हो जाएगा 12। फिर हाइड्रोजन, तो इसमें 1 होता है हाइड्रोजन का, तो इसमें जो 3 लगा हुआ है इसको मल्टीपल कर देंगे। फिर इसके बाद क्या होगा, इनको आपस में ऐड कर लेंगे। तो 12 और 1 का गुणा जब इसमें कराएंगे तो 3 हो जाएगा, तो 12 3 15। इसके बाद इनको आपस में जब ऐड कर लेंगे तो 6 2 8 और 1 1 2 यानी कि 28, और इनको आपस में जोड़ देंगे तो 12 3 15। इसके बाद जब हम इनको जोड़ेंगे तो 15 15 30, और 15 30 और 28 कितना हो जाएगा आपका 58। तो इसका जो अनुभार होगा वो कितना निकल के आ गया 58। इसके बाद अब देख लेते हैं इसका संरचनात्मक सूत्र क्या होता है। तो संरचनात्मक सूत्र का मतलब होता है जिसमें बॉन्डिंग हो। तो संरचनात्मक सूत्र इसका होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3CO। तो ये क्या होता है आपका संरचनात्मक सूत्र। अब जान लेते हैं कि इसका IUPAC नाम क्या होता है। तो इसमें देख लेते हैं कितने सी हैं। तो मेथ एथ प्रोप 3 सी हैं, और हम इसमें लगाते हैं नोन। क्या लगाते हैं नोन, तो ये इसे कह देंगे प्रोपेनोन 2 या 2 प्रोपेनेन, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे मैंने डिस्कस किया। इसके बाद चलते हैं इसकी प्रयोगशाला विधि के बारे में। ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अब हम जानेंगे एसीटोन की प्रयोगशाला विधि के बारे में। तो प्रयोगशाला में एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेते हैं और उसमें एसीटोन को भर देते हैं, और फिर जैसे ही हम उसको गर्म करते हैं तो एसीटोन हमारा प्राप्त हो जाता है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या लूँगा, कैल्शियम एसीटेट। अब आपको कैल्शियम एसीटेट का फार्मूला पता होना चाहिए, तभी जाकर आप इसका जो है प्रयोगशाला में एसीटोन को बना सकते हो। तो इसका जो फार्मूला होता है कैल्शियम एसीटेट का, तो सबसे पहले आप जान लीजिए एसीटोन का जो एसीटेट का जो फार्मूला होता है वह होता है CH3COO। ये क्या का फार्मूला है एसीटेट का। अब मान लो मैं कह देता तुमसे सोडियम एसीटेट का, तो आप यहाँ लगा देते Na। अब Na की वैलेंसी 1 होती है, इसलिए यहाँ होल ट्वाइस नहीं होगा। अब मैं कह रहा हूँ कैल्शियम एसीटेट। क्या कह रहा हूँ कैल्शियम एसीटेट, तो यहाँ पर हो जाएगा Ca। अब एक कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2 संयोजकता, तो यहाँ पर लग जाएगा होल ट्वाइस। क्या लग जाएगा होल ट्वाइस। लेकिन हमें इस प्रकार से नहीं लिखना है, इसको मुझे लिखना है संरचनात्मक के रूप में, क्योंकि ये आसान हो जाए। तो इसको संरचनात्मक के रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं CH3, और इसके बाद इसके बाद इधर भी लिख सकते हैं CH3। इसको ऐसे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम कर देते हैं Ca। ये वाला जो Ca है इसे यहाँ कर देते हैं। बचा हमारे पास क्या COO, तो इस COO को इधर भी कर देते हैं, और COO है हमारे पास कितने बार 2 बार, तो यहाँ भी हम कर देते हैं COO। तो हमारा हो गया CH3COO 2 बार है, होल ट्वाइस लगा है तो इधर भी 2 बार हो गया, इधर Ca हो गया। इसके बाद इसके साथ हमें क्या करना है गर्म करना है। क्या करना है
गर्म करना है। जब हम इसे गर्म कर देंगे तो अब हम एसीटोन का हमारा फार्मूला बन जाए। तो एसीटोन का जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है CH3CO, इधर से एक O लेकर के ये बन जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या बना दूंगा, CH3 और इसको कर दूंगा CO, CH3 इधर डबल बॉन्ड के साथ CO और ये हो जाएगा CH3। क्या हो जाएगा, संरचनात्मक सूत्र मैंने अभी अभी आपको बताया इस प्रकार होता है। या फिर आप इस रिएक्शन से ऐसे भी कर सकते हो, यदि किसी की ये वाली रिएक्शन नहीं समझ में आ रही तो डायरेक्ट इधर से गर्म कर सकता है। अब इसके बाद यहाँ से हमें बनाना है CH3CO, CH3 मैंने बताया कि तो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया कि जब आप इसको कैल्शियम एसीटेट को गर्म कर देते हो तो एसीटोन प्राप्त हो जाता है। तो सीधे इधर से क्या करेंगे, COCH3, तो ये आपका बन गया एसीटोन। फिर इसके बाद हमारे पास बचा क्या वो देख लेंगे। तो हमने CH3 दोनों यूज कर लिए, हमने CH3 क्या किए, दोनों यूज कर लिए। अब हमारे पास Ca और Ca बचा, और CH3 हमारे दोनों यूज हो गए, एक O यूज हो गया, एक C यूज हो गया, हमारे पास बचा एक C और 3 O और ये Ca, तो ये क्या हो जाएगा CaCO3। तो आप इस रिएक्शन को भी कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। या फिर आप इस प्रकार करना चाहते हैं तो ये रिएक्शन आपके सामने है, इधर भी CaCO3 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, CaCO3। आप देख सकते हैं यहाँ से Ca बचा है और ये CO3 बचा है, एक O ये, दो O ये, एक Ca और ये Ca। इस प्रकार से करना चाहो तो ये रिएक्शन सही है, इस प्रकार से करना चाहो तो ये रिएक्शन सही है। बस आपको याद इतनी सी बात रखना है कि जब आप कैल्शियम एसीटेट को गर्म कर देते हो तो आपका एसीटोन प्राप्त हो जाता है। मैंने बताया कि एसीटेट का फार्मूला होता है CH3COO, इधर Na लगा देंगे तो सोडियम एसीटेट, कैल्शियम लगा देंगे तो कैल्शियम एसीटेट। लेकिन इनकी जो संयोजकता होती है इनके अनुसार यहाँ पर होल थ्राइस आता है। अब दोस्तों मैं इसका चित्र बनाकर आपको पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा कि किस प्रकार से ये बनता है। तो मैं यहाँ पे चित्र बना लेता हूँ और फिर इसके बाद आपसे बात करता हूँ। अब इनके मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। तो ये CaCO3 ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट और ये एसीटोन हो गया। आप सबके फार्मूले जानते हैं। अब मैं चित्र बनाकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इसका चित्र बना लिया है। चित्र थोड़ा बेहतर नहीं है क्योंकि मैंने इसे बहुत जल्दी में बनाया है, मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं आपको 20 मिनट इस चित्र में दे सकूं और अच्छे से आपका चित्र प्रिपेयर कर सकूं, 10 मिनट दे सकूं। मैंने जल्दी आपके समझाने के लिए बना दिया है। तो आपको कॉन्सेप्ट इस चित्र पर देना है कि मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ। आपको थ्योरी 1 पेज की जो होगी, 2 पेज की होगी, वो रटना नहीं पड़ेगा, इसी चित्र से लिख देंगे। अब बात यह आती है कि एग्जाम में आप कितना अच्छा बना लेते हो और आप कितने अच्छे नंबर पा लेते हो। यहाँ तो सिर्फ मैं आपको समझा दूंगा, ऐसा लॉजिक बताऊंगा कि आपको यहीं का यहीं याद हो जाएगा और कहीं भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो समझिएगा मेरी बात। मैंने यहाँ पे जैसे कोई गोल पेंदी वाला एक फ्लास्क लिया जाता है, वैसे यहाँ पे रिटार्ट ले लिया है। क्या ले लिया है, रिटार्ट है पूरा मेरा। इस पर मैंने कैल्शियम एसीटेट को क्या किया है, निर्जल कैल्शियम एसीटेट को इस पर भर लिया है। इसके बाद इस पर मैंने एक लोहे की जाली लगा दी है और नीचे मैंने इसको बर्नर रख दिया है और बर्नर को जलाकर इसको गर्म किया है। जब इतना मैं करूंगा तो इधर मैंने एक वाष्प संघनित्र लगा रखा है। तो जैसे ही मैं कैल्शियम एसीटेट को गर्म करूंगा तो इससे एसीटोन की वाष्प मुक्त होगी। आप देखते हैं ना, जब किसी आग में आप मान लीजिए पानी को रख देते हैं तो उसमें धुआं निकलता है, अगर उसमें आप प्लेट को रख देते हैं तो उसमें पानी की बूंदें जम जाती हैं। सेम उसी प्रकार जैसे मैं इसको गर्म करूंगा और इस कैल्शियम एसीटेट इसमें भरा हुआ है द्रवित पदार्थ, तो इसको जब गर्म करेंगे तो इसका जो धुआं निकलेगा, वाष्प बोलते हैं उसको, तो वाष्प जो निकलेगी तो वाष्प ऐसे जाएगी। जब ये वाष्प ऐसे जाएगी, इधर से मुड़कर सीधे ऐसे जाएगी, तो ये वाष्प हमारी जाएगी सीधा वाष्प संघनित्र में। और वाष्प संघनित्र का कार्य होता है, इधर से जब वाष्प निकलेगी तो गर्म होगी, परंतु वाष्प संघनित्र का काम होता है गर्म जल ले लेगा, मतलब वही हो जाएगा जल। तो गर्म जल ले लेगा और उसको पूरी तरह से ठंडा कर देगा यहाँ पे, और ठंडा करने के बाद तुम्हारा जो ग्राही पात्र है इस पर आपका एसीटोन को एकत्रित कर देगा। तो आप लिखना क्या है, आपको एक गोल पेंदी वाले रिटार्ट में क्या लिखेंगे, एक गोल पेंदी वाले रिटार्ट में कैल्शियम एसीटेट को भरकर लोहे की जाली पर रखकर उसे बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं। ऐसा करने से एसीटोन की वाष्प मुक्त होती है। इस एसीटोन की वाष्प को वाष्प संघनित्र में भेजा जाता है। वाष्प संघनित्र इस गर्म वाष्प को ठंडा करके ग्राही पात्र में एसीटोन एकत्रित कर देता है। तो यही आपकी थोड़ी सी परिभाषा थी, परंतु जब इसे आप लिखेंगे तो 1 पेज की हो जाएगी। फिर से समझ लीजिएगा, आपको लिखना है एक गोल पेंदी वाले रिटार्ट में कैल्शियम एसीटेट को भर लेते हैं, फिर इसे
लोहे की जाली में रखकर बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं। ऐसा करने से एसीटोन की वाष्प मुक्त होती है। इस वाष्प को वाष्प संघनित्र में भेजा जाता है। वाष्प संघनित्र इस वाष्प को गर्म वाष्प को ठंडा करके द्रवित कर देता है और हमारे इस ग्राही पात्र में एसीटोन क्या हो जाता है, एकत्रित हो जाता है। तो यही थी हमारे बनाने की प्रयोगशाला विधि में हम एसीटोन इसी प्रकार बनाते हैं। क्या करते हैं, कैल्शियम एसीटेट इस पर भर देते हैं और नीचे जो बर्नर लगा होता है, आपने बर्नर देखा होगा, एक शायद पुराने जमाने में एक डिब्बी टाइप चला करती थी जिस पर हम लोग जलाते थे। उसी प्रकार का आपके लैब में जब जाएंगे आप तो आपसे प्रैक्टिकल करवाया जाएगा, तो वहां पर एक बर्नर मिलेगा आपको। उसी तरह से जब आप उसे जला देंगे तो यहाँ से मान लीजिए लोहे की कोई जाली है, तो यहाँ से जब इसे गर्म करेंगे तो जब पूरी तरह से गर्म हो जाएगा तो ये धुआं छोड़ेगा, वही धुआं वाष्प कहलाता है। तो यहाँ से ये धुआं जाएगा, वाष्प जाएगी, मुक्त होगी और इसे हम सीधे यहीं ले जाएंगे। तो ये वाष्प संघनित्र का काम होता है, गर्म जो धुआं होता है उसको द्रवित करके ठंडा कर देता है और सीधा कहाँ भेज देगा, हमारा जो ये पात्र लगा इस पात्र में भेज देगा। तो आपको सिंपल सा यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख देना है। एक गोल पेंदी वाले रिटार्ट में कैल्शियम एसीटेट को, निर्जल कैल्शियम एसीटेट को भरकर बर्नर की सहायता, लोहे की जाली में रखकर बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं। ऐसा करने से एसीटोन की वाष्प मुक्त होती है जिसे वाष्प संघनित्र में ले जाते हैं। वाष्प संघनित्र इसे ठंडा करके द्रवित कर देता है और ग्राही पात्र में इसे एक के पहले भौतिक गुण के बारे में। तो हमारा आज का जो पहला भौतिक गुण है, तो दोस्तों जब आप एसीटोन को देखते हैं तो वह रंगहीन होता है। कैसा रंग होता है दोस्तों, रंगहीन होता है। तो लिख देंगे यह रंगहीन, क्या लिख देंगे, यह रंगहीन। जब इसको आप देखते हैं तो ये सुगंधित, जब इसको आप सूंघते हैं तो क्या होता है, सुगंधित होता है। तो इसे लिखेंगे यह रंगहीन सुगंधित। और जब इसे देखते हैं तरल पदार्थ है परंतु ये ज्वलनशील द्रव है। कैसा है, ज्वलनशील द्रव है। तो इसे आप लिख देंगे यह रंगहीन। आप अपनी कॉपी पर नोट कीजिएगा, यह रंगहीन सुगंधित, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा, यह रंगहीन सुगंधित तरल ज्वलनशील पदार्थ है। कैसा, तरल है और ज्वलनशील पदार्थ, सुगंधित भी है। तो इसी लिखिएगा यह रंगहीन, यह रंगहीन सुगंधित तरल ज्वलनशील पदार्थ है। कैसा है, ज्वलनशील पदार्थ है। तो ये फर्स्ट हो गया हमारा, सुगंधित है, रंगहीन है और ज्वलनशील पदार्थ है। अपने सेकंड के बारे में आते हैं। तो हमारे सेकंड क्या हो जाएगी, इसका जो क्वथनांक है वो 56 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है, इसका क्वथनांक 56 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब इसको जब 56 डिग्री तक आप गर्म कर देते हैं तो भाप बन के क्या होता है, उड़ने लगता है। वही क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। अब आ जाते हैं तीसरे नंबर पर। तो ये जल में क्या होता है, घुल जाता है। क्या होता है, घुल जाता है। इसलिए एक है जल में मिश्रणीय है, जल में घुलनशील है। तो अब दोस्तों इनके तीन जो मैंने भौतिक गुण बताए, जब आपसे पूछ लिया जाता है तो आप इन्हीं को लिख देंगे। अब मैं आगे इसके जो मोस्ट रासायनिक गुण हैं उनके बारे में चर्चा करने वाला हूं। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको फालतू की चीज़ें नहीं करवाऊंगा, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगी उसी करवाऊंगा, जो कैसे प्राप्त करोगे, क्या होता है जब में भी वो काम आएगी। तो सबसे पहले मैं रिएक्शन करवाता हूँ, एसीटोन का अपचयन करवाता हूँ। तो अपचयन करवाने के लिए सबसे पहले मैं एसीटोन का फार्मूला लिखूंगा। तो मुझे पता है कि एसीटोन का जो फार्मूला होता है वह कुछ इस प्रकार होता है। तो मैंने एसीटोन का फार्मूला यहाँ पे लिख लिया। इसके बाद मुझे करवाना है अपचयन, यानी कि हाइड्रोजन से अपक्रिया। किससे, हाइड्रोजन से अपक्रिया। अब मैं इसका क्या करवा दूंगा, इसे गर्म करूंगा। Na की उपस्थिति में इसका अपचयन होगा, क्या है कि निकिल की उपस्थिति में इसका अपचयन होगा और इसे मैं क्या करूंगा, हीट कर दूंगा। जब इसे हीट कर दूंगा तो देखिएगा दोस्तों हो क्या जाएगा, ये वाली जो यहाँ पे दो वैलेंसी है तो इन दोनों वैलेंसियों को खोल देंगे। सिंपल रिएक्शन है बहुत, पहले इसको उसी प्रकार C तक लिखेंगे तो हो जाएगा CH3 और ये C और यहाँ पे हो जाएगा CH3। इसके बाद ये वाला जो बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो इस बैलेंसी को, एक बैलेंसी को ऊपर की तरफ खोल देंगे तो ये O है, तो इधर इस H के साथ OH बना लेगा। क्या बना लेगा, OH बना लेगा। अब ये वाली हमारे पास बैलेंसी खाली हो गई, क्या हो गई, खाली हो गई। तो इसके लिए भी हमें किसी एक कंपोनेंट की आवश्यकता है, तो हम क्या करेंगे, इधर H में 2 का मल्टीपल करवा लेंगे तो 2 हाइड्रोजन हो गए, तो 1 हाइड्रोजन इधर भी लग जाएगा। तो ये हमारी रिएक्शन यहीं पे क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो हम इसको क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। इसको क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपिल
और एल्कोहल, इनको फार्मूले जरूर लिखते जाइएगा कौन क्या का फार्मूला है। तो दोस्तों हमारी सिंपल सी रिएक्शन थी, मुझे हाइड्रोजन इससे आप चयन कराना था तो मैंने हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाई। इसकी दो वैलेंसियां थी तो सिर्फ एक वैलेंसी के साथ इस H को ऐड करके OH बना दिया, और इसके साथ ये वैलेंसी खाली हो गई तो इस कंपोनेंट को एक कंपोनेंट की और आवश्यकता थी, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 का मल्टीपल करवाया तो एक H यहाँ से और मिल गया, तो हमारी यहाँ से रिएक्शन भी बैलेंस हो गई और रिएक्शन हो गई, ये हमारा आइसोप्रोपिल अल्कोहल बन गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की ओर जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उस रिएक्शन को जरूर करिएगा। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करवानी है। कैसे, तो हमें रिएक्शन क्या आएगी हम रासायनिक गुण किसके देख रहे हैं, एसीटोन के। तो सबसे पहले हम एसीटोन का फार्मूला लिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन को उम्मीद करूंगा कि आपके क्वेश्चन में रिएक्शन 100% आपको मिलेगी। तो यहाँ से सबसे पहले मैं क्लोरोफॉर्म का फार्मूला लिख लेता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड और ये हो गया CH3। इसके बाद मुझे रिएक्शन करवानी क्लोरोफॉर्म से, तो क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है CHCl3। क्या होता है, CH और ये होता है Cl3। क्या होता है, CHCl3। इसके बाद हम क्या करेंगे, KOH की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH की उपस्थिति में इसे क्या करेंगे, गर्म करेंगे। क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो अब देखना समझिएगा मेरी बात क्या होगा, जो भी रिएक्शन आप इस प्रकार से करवाते हैं तो ये C तक मामला पूरा उसी प्रकार उतार लीजिए। तो यहाँ पे मैं पहले उतार लेता हूँ CH3, इसके बाद यहाँ से हमारा हो गया C और ये हो गया CH3। इसके बाद अब क्या करना है, ये मेरी बात समझिएगा, इस बैलेंसी को आपको क्या करना है, अलग करना है। तो ये वाला जो H आपकी आंखों के सामने नजर आ रहा है, तो इस वाले O के साथ ऊपर वाली बैलेंसी के साथ जोड़ देंगे। क्या करेंगे, इस O को इस H के साथ ऊपर वाली बैलेंसी के साथ जोड़ देंगे। अब जो बचा हुआ कंपोनेंट है, क्या है, जो बचा हुआ कंपोनेंट है, ये वाली बैलेंसी जो खाली है इसके साथ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, CCl3। ये आपका क्या बन गया दोस्तों, क्लोरीटोन। क्या बन गया, क्लोरीटोन। ध्यान दीजिएगा, ये क्या बन गया, क्लोरीटोन। अब आपसे दोस्तों क्या पूछता है पेपर में, मैं वो आपको बता देता हूं। एग्जाम में क्या पूछता है आपसे, एग्जाम में पूछ लेगा, ये आपका एसीटोन है, पूछ लेगा कैसे प्राप्त करोगे। नंबर 1 में क्वेश्चन दे देगा, आपको रिएक्शन देनी होगी 1 नंबर का, कैसे प्राप्त करोगे एसीटोन से क्लोरीटोन। कैसे, क्या कहेगा, कैसे प्राप्त करोगे एसीटोन से क्लोरीटोन। या फिर कह देगा क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म को, किसको, क्लोरोफॉर्म को, इस क्लोरोफॉर्म को एसीटोन के साथ गर्म किया जाता है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा कि कैसे प्राप्त करोगे एसीटोन से क्लोरीटोन। या फिर पूछा जा सकता है क्या होता है जब एसीटोन की अभिक्रिया हम कैसे कराते हैं, क्लोरोफॉर्म से। कैसे कराते हैं, क्लोरोफॉर्म से। इस रिएक्शन को आप वेरी मोस्ट लिख लीजिएगा, बहुत बेहद इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए इसे मत भुलाइएगा एग्जाम में जाते वक्त। तो दोस्तों यहाँ पे अब आपको करना क्या है, अब अगली नेक्स्ट रिएक्शन को देखना है। HCN से अभिक्रिया, किससे अभिक्रिया कराना है हमको, नेक्स्ट रिएक्शन करवाना है HCN से। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ HCN। आपको ये तो पता है क्लोरोफॉर्म के एसीटोन के साथ करवाना है HCN की रिएक्शन। अब देखिएगा सिंपल सी वही रिएक्शन है, आपने सभी रिएक्शनों में देखा कि ये ऊपर वाली बैलेंस है, यहाँ पर H होता है तो इस H के साथ OH बना लेता है। तो सिंपल सा इसमें भी वही काम होगा, CH3C और ये CH3 ऊपर वाली बैलेंसी से जो O है इस H के साथ OH बना लेगा, और नीचे CN है जो, तो इधर ये नीचे वाली जो बैलेंसी खाली हो जाएगी तो इस पर यह बना लेगा, CN बना लेगा। अब बात आती है इसका, ये किसका फार्मूला है, तो ये है एसीटोन साइनोहाइड्रेट। एसीटोन साइनोहाइड्रेट किसका है, एसीटोन साइनोहाइड्रिक, और ये है आपका हाइड्रोजन साइनाइड। तो दोस्तों ये रिएक्शन भी उम्मीद करूंगा कि आपके समझ में बेहतर तरीके से आ चुकी होगी। तो यही थी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो मैंने आपको बताना चाहता था। तो उम्मीद करूंगा कि ये रिएक्शन आपके सबसे पहले हम फार्मिक अम्ल का जो फार्मूला होता है उसे जान लेते हैं, फार्मिक अम्ल। फिर इसके बाद जानेंगे उसके अवभार के बारे में, फिर इसके बाद जानेंगे उसके संरचनात्मक सूत्र के बारे में, फिर इसके बाद जानेंगे उसके IUPAC नेम के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ इसका जो संरचनात्मक सूत्र होता है वह होता है HCOOH। क्या होता है, HCOOH। इसके बाद हम निकालेंगे इसका अणुसूत्र। क्या निकालेंगे दोस्तों, इसका अणुसूत्र। तो यहाँ पर मैं क्या निकालूंगा, अब इसका अणुभार। तो H का कितना होता है 1, और कार्बन का कितना होता है 12, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 + 16 + 1। अब इनको जब आपस में ऐड करेंगे तो हो क्या जाएगा, 12 × 1 = 14,
और ये 16 16 कितना हो जाएगा 32, इनको जोड़ लेंगे तो 2 4 6 और 3 3 1 4, तो क्या हो जाएगा 46। तो इसका अनुभार कितना आ गया 46। अब मैं बता देता हूँ इसका जो वो होता है संरचनात्मक सूत्र, वो क्या होता है HC। इसके बाद हम क्या करते हैं डबल बॉन्ड के साथ जो है ये O ऐड कर देते हैं, ये वाला एक O। अब एक O के बारे में हम क्या करेंगे, यहाँ से सिंगल बॉन्ड के साथ एक O ऐड कर देंगे और इधर एक H जो बचा इसको ऐसे कर देंगे। तो ये हमारा होता है संरचनात्मक सूत्र। इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद देखेंगे इसका IUPAC नाम। इसका IUPAC नाम होता है मेथनोइक अम्ल। क्या होता है मेथनोइक अम्ल। ठीक है, तो मेथनोइक अम्ल हो गया। इसके बाद मैंने बता दिया इतना सारा प्रोसेस। अब मैं आपको बताता हूँ प्रयोगशाला विधि। तो यहाँ पर मैं आपको प्रयोगशाला विधि बताने वाला हूँ। तो सिंपल प्रयोगशाला विधि बताऊंगा जो कि आपको यूट्यूब पर कोई नहीं बताता होगा। अब मैं बड़ी सी प्रयोगशाला विधि बताऊंगा तो आपके पास एग्जाम के लिए टाइम कम है तो आप उसे प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको छोटी सी विधि बताऊंगा तो आप उसे प्रिपेयर कर लेंगे। तो प्रयोगशाला में इसको फार्मिक अम्ल को हम कैसे बनाते हैं, प्रयोगशाला में फार्मिक अम्ल को बनाने के लिए आप ग्लिसरॉल को क्रिस्टलीय ऑक्जेलिक अम्ल के साथ 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो आपका फार्मिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। यहाँ से मैं ऑक्जेलिक अम्ल का फार्मूला लिख देता हूँ जो होता है C2O4। क्या होता है दोस्तों C2O4H2। क्या होता है C2O4H2। इसके बाद सीधे हम इसको 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर देते हैं और क्या ले लेते हैं ग्लिसरॉल। क्या ले लेते हैं ग्लिसरॉल। तो यहाँ पर मैंने ग्लिसरॉल को ले लिया है और अब रिएक्शन करवाने वाला हूँ। अब हमें सिर्फ क्या करवा देनी है, रिएक्शन करवा देनी है। तो मैं यहाँ पे रिएक्शन को करवा दूंगा। तो जैसे कि मैं यहाँ से अब आप देख रहे हैं कि फार्मूला होता है HCOOH। क्या होता है HCOOH। अब मुझे इससे HCOOH बनाना है तो एक H ये 2 H हमारे पास ऑलरेडी हैं और इसमें भी 2 H है। तो इस H को आपको क्या करना है अलग अलग लिख देना है। एक H यहाँ पे मैंने लिख दिया, एक H यहाँ पे मैंने लिख दिया। फिर अब आप जानते हैं कि एक C होता है तो इस C को निकालेंगे और यहाँ पे एक C लिख देंगे और इससे 2 O निकालेंगे और 2 O यहाँ पर लिख देंगे। तो आपका फार्मिक अम्ल कंप्लीट हो गया। अब आप देखेंगे कि आपके पास बचा क्या। तो आपने देखा कि 2 O आपने यहाँ पर यूज कर लिया, यहाँ पर तो आपके पास 2 O बचे। इसके बाद H आपने पूरे यूज कर लिया। इसके बाद आपने यहाँ से एक C यूज कर लिया, एक C बचा तो यहाँ से कुल मिला के CO2 बन गया। तो ये आपका क्या कहलाएगा फार्मिक अम्ल, फार्मिक एसिड। इसके बाद ये आपके कहलाएगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ये आपका क्या कहलाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। क्या कहलाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। तो ये सारे फार्मूले आप लिख लीजिएगा। अब मैं इसका एक चित्र बना लेता हूँ और आपको बेहतर तरीके से समझा देता हूँ। चित्र से पूरा क्लियर कर दूंगा कि इसे प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने पूरी तरह से फार्मिक अम्ल के कैसे बनाते हैं उसका चित्र यहाँ पे बना लिया है। रीडिंग को मापने के लिए कि हमारा ताप कितना हो गया इसके लिए मैंने एक यहाँ पे थर्मामीटर लगाया हुआ है। अब मुझे क्या करना है, मैं करूँगा क्या, सारी विधियाँ एक ही प्रकार होती हैं दोस्तों, इनको रटा नहीं जाता समझा जाता है। समझिएगा मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने एक बालू उष्मक ले रखा है और एक गोल पेंदी वाले फ्लास्क में ग्लिसरॉल प्लस ऑक्जेलिक अम्ल को भर लिया है। इसके बाद मैंने क्या किया है, इसमें एक थर्मामीटर, इसका ताप का पता लगाने के लिए इसमें थर्मामीटर भरा है। इससे मैंने अभी दिखाया था आपको कि CO2 गैस मुक्त होती है, तो CO2 गैस इधर मुक्त होती रहती है। ये वाष्प संघनित्र का कार्य आप समझ ही रहे होंगे। तो आपको करना क्या है, आप बोलेंगे एक गोल पेंदी वाले फ्लास्क में ग्लिसरॉल तथा ऑक्जेलिक अम्ल को भर लेते हैं, बालू उष्मक में रखकर इसे बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं। ऐसा करने से फार्मिक अम्ल की वाष्प मुक्त होती है। क्या मुक्त होती है, फार्मिक अम्ल की वाष्प मुक्त होती है, जिसे वाष्प संघनित्र में भेजा जाता है। वाष्प संघनित्र में इसकी वाष्प को ठंडा करके द्रवित कर लिया जाता है और ग्राही पात्र में इसे एकत्रित कर लेते हैं। सिंपल सी भाषा में इसको आप यही लिख देंगे, अथवा आप बहुत सारी परिभाषा बना सकते हैं। एक गोल पेंदी वाले फ्लास्क में ग्लिसरॉल तथा ऑक्जेलिक अम्ल को भर लेते हैं, फिर इसे एक बालू उष्मक में रखकर बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं। इसका ताप का पता लगाने के लिए इसमें थर्मामीटर लगाते हैं। फिर इसके बाद ये भी आप लिख सकते हैं, इसके ताप का पता लगाने के लिए इसमें थर्मामीटर लगा देते हैं। फिर इसकी वाष्प जो मुक्त होती है तो उसे कहाँ भेजते हैं, एक वाष्प संघनित्र में भेजते हैं।
वाष्प संघनित्र उसे ठंडा करके द्रवित कर देता है और फिर कायम परिवर्तित कर देता है। उसे ग्राही पात्र में फार्मिक अम्ल हमारा क्या होता है, एकत्रित हो जाता है। क्या होता है, एकत्रित हो जाता है। तो लास्ट बार एक बार मैं इसे फिर से समझा देता हूँ। एक गोल पेंदी वाले फ्लास्क में ग्लिसरॉल तथा ऑक्जेलिक अम्ल को भर लेते हैं। इसे बालू ऊष्मक पर रखकर बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं। इसका ताप का पता लगाने के लिए इसमें एक थर्मामीटर लगाते हैं। इस गर्म करते हैं। इसको गर्म करने से, इसको जब हम गर्म करते हैं तो इससे हमें कहे कि फार्मिक अम्ल की क्या होती है, वाष्प मुक्त होती है। उस वाष्प को वाष्प संघनित्र में ले जाते हैं। वाष्प संघनित्र उस वाष्प को द्रवित करके ठंडा कर देता है और उसे एक ग्राही पात्र में एकत्र कर लेते हैं। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो जिस पर मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से फार्मिक अम्ल को आप प्रयोगशाला में बना सकते हैं। मेरे ख्याल से यही इम्पोर्टेंट था जो मैंने आपको पढ़ाया, और आप इस वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिएगा और आप एक एक इसे समझ लीजिएगा। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बच्चों, अगर आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या फिर आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा तो बस आपको डाउटनट ऐप को खोलना है और क्लिक करना है अपने सवाल को और बस क्रॉप करके भेज देना है। 5 सेकंड के अंदर आपका वीडियो सॉल्यूशन आ जाएगा। चाहे फिर वो आपका सवाल होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, यूपी बोर्ड का हो, महाराष्ट्र बोर्ड का हो, यानी किसी भी बोर्ड का हो, या IIT JEE मेन एडवांस का हो, या 6 से लेकर 12th तक का हो। ठीक है, तो सभी डाउटनट पर आपका जो सॉल्यूशन होगा, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किसी का भी सवाल हो, सबका सॉल्यूशन आपको डाउटनट ऐप पर मिलेगा। और 9th से 12th तक की यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस भी देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों आज ही जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, डाउटनट ऐप को इंस्टॉल कीजिए। बेसिक के बारे में जान लेते हैं कि एसिटाल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, इसका अनुभार क्या होता है, इसका संरचनात्मक सूत्र क्या होता है। तो सबसे पहले हम बता दूं, एसिटाल्डिहाइड का जो सूत्र होता है वो होता है CH3CHO। क्या होता है, CH3CHO। फिर इसके जानेंगे इसके अनुभार के बारे में। तो कार्बन का अनुभार होता है, जानते हैं आप सभी लोग जानते हैं कि 12 होता है। फिर इसको तुरंत प्लस लगाएंगे और ये जो 3 है तो इस 3 को पहले लिखेंगे और गुणा का साइन लगाएंगे। अब इसका अनुभार कितना होता है, 1, तो इसे यहाँ पे लिख देंगे, फिर प्लस। फिर इसके बाद क्या करेंगे, कार्बन का होता है 12 और फिर इस H का, हाइड्रोजन का होता है 1, फिर इस ऑक्सीजन का कितना होता है दोस्तों, 16। अब इन सभी को जब आप ऐड करेंगे तो वो क्या जाएगा, देखिएगा यहाँ पे 12 3 15 और प्लस 12 1 13 और प्लस के 16। तो इनको जब आप ऐड करेंगे तो 6 3 9 9 5 14 की 4 हासिल, 14 की 4 हासिल लगा 1 1 1 2 और 2 1 3 3 1 4। तो इसका अनुभार कितना निकल के आ गया, 44। इसके बाद अब देखेंगे इसके संरचनात्मक सूत्र के बारे में। तो ये जो CH3 है ना दोस्तों, इसको ऐसे लिख देंगे CH3, और ये C ऐसे लिख देंगे, और इस एक जो ये H है ना, इसको ऐसे लिख देंगे, डबल बॉन्ड लगा के वो लिख देंगे, जैसे मैंने एल्डिहाइड कीटोन को आपको बताया था, सेम उसी प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होगा। अब मैंने आपको बताया था जैसे कि ये CHO लास्ट में आ जाता है तो आप क्या कहते हैं उसको, नल। IUPAC जब नेम बनाते हैं आप तो उसको नल से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले क्या गिनेंगे आप, 1 कार्बन 2 कार्बन, मेथ एथ, और आपको लास्ट में इससे पता चल गया कि अंत में क्या जोड़ना है, नल। अगर OH होता है तो लास्ट में जोड़ना होता है नाल, तो यहाँ पे हमें जोड़ना है नल। तो ये मेथ एथ यानी कि एथेनल क्या हो जाएगा, एथेनल। अगर यहाँ पर सपोज करिए यहाँ पर होता CH3, यहाँ पर अगर 3 और कार्बन होते तो मेथ एथ प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, हेक्सेनल, हेप्टेनल, इस प्रकार से हो जाता। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो सेशन था आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम आगे क्या देखते हैं, इसके प्रयोगशाला विधि के बारे में, किस प्रकार से ये बनाया जाएगा। तो दोस्तों इस रिएक्शन को मैं 2 टर्म्स में करवाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। यदि आप एक टर्म पर करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 और C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल, तीनों को एक साथ गर्म कर देना है तो भी आपका क्या, पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त हो जाएगा। परंतु यहाँ पर मैं 2 टर्म्स पर रिएक्शन करूंगा। सबसे पहले टर्म्स पर मैं क्या करूंगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट को H2SO4 के साथ हीट करूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर K2Cr2O7 जो हमारा होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7, इसको मैं H2SO4 के साथ हीट करूंगा। किसके साथ, H2SO4 शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। जब मैं इसको इसके साथ हीट करूंगा तो हो क्या जाएगा, समझिएगा मेरी बात। अब इतना आपको याद रखना है मेरी इस रिएक्शन पर कि यहाँ पर आपको H2SO4 के 4 अणु लेने हैं। कितने अणु लेने हैं, 4 अणु लेने हैं। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये K2 हो गया तो ये आपका K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट बन जाएगा। तो हो जाएगा K2SO4, फिर इधर लगाएंगे तुरंत प्लस। इसके बाद मेरी बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपके पास Cr2 है तो यहाँ पर आप Cr2 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, आगे Cr2
इसके बाद आप देखेंगे SO4 को, तो आप देख रहे हैं कि SO4 आपने एक यहाँ पर यूज कर दिया। आपके पास कितने SO4 थे? 4 SO4 थे ना। आपने एक SO4 यहाँ पर यूज कर दिया, बचे 3 SO4, तो इन तीनों SO4 को यहाँ पर लिख देना है, परंतु कैसे? SO4 का होल थ्राइज। आप तुरंत लगाना है प्लस, क्या लगाना है दोस्तों? तुरंत लगाना है प्लस। इसके बाद आपको क्या करना है? आपको देखना है आपके पास अब बचा क्या। तो आपने क्या यूज किया? K2 यूज कर दिया, Cr2 यूज कर दिया, SO4 यूज कर दिया, परंतु आपने इस O को यूज नहीं किया और इस H को यूज नहीं किया। तो अब आप सिंपल सा क्या निकाल देंगे? यहाँ पर 4H2 है, तो यहाँ पर से आप सीधे सीधे प्लस का 4H2O निकाल देंगे। जैसे ही आप यहाँ से 4H2O निकाल देंगे तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर आपने O को एक भी यूज नहीं किया था और यहाँ पे H2 को आपने एक भी यूज नहीं किया था, परंतु 4H2 सीधे सीधे आपने निकाल दिए और इधर से 4O भी निकाल दिए, परंतु यहाँ से 7O हैं तो 3O बच गए। तो वही जो 3O होंगे वो नवजात ऑक्सीजन के रूप में बाहर निकल जाएंगे। तो ये हमारा क्या था? फर्स्ट टर्म्स था। अब इसके सेकेंड टर्म्स देखेंगे दोस्तों। इस रिएक्शन की थोड़ी सी प्रैक्टिस करिएगा, आपके समझ में 100% आ जाएगी। अब आप सेकेंड टर्म्स पर क्या करेंगे? आपने जो ये नवजात ऑक्सीजन लिया था ना, ओनली इससे मतलब है, बाकी आपको रिएक्शन बैलेंस के लिए करना है। अब मैंने आपको बताया था कि यदि आप पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 और एथिल अल्कोहल तीनों को एक साथ हिट कर देते हैं, तो अब मैं सेकेंड टर्म्स पर क्या लूँगा? C2H5OH। क्या लूँगा? C2H5OH। इसके बाद ये जो नवजात ऑक्सीजन हमने निकाले थे, ये नवजात ऑक्सीजन यहाँ पे ऐसे ले लेंगे। अब होता क्या है दोस्तों, यहाँ जैसे ही आप रिएक्शन करवाते हैं K2Cr2O7 की उपस्थिति यहाँ पे हम दे सकते हैं 2O7, ठीक है। इसके बाद यहाँ से हम सीधे रिएक्शन करवा देंगे तो देखेंगे क्या, ये C2H5 है, तो यहाँ से मैं क्या निकाल दूंगा? इधर से 2H इधर से चले जाएंगे और इधर से एक C चला जाएगा, तो ये निकलेगा क्या? CH3। क्या निकलेगा? CH3। इसके बाद मैंने क्या किया था? ये वाले यहाँ से मैंने एक C जो निकाल दिया था, मैंने एक C ले लिया, एक बचा, तो अब इसे यहाँ पे लिख देंगे। फिर इसके बाद ये वाला जो H है, इस H को लिख लेंगे और इस O को लिख लेंगे, तो CHO। क्या हो गया? CH3CHO। अब आपके पास क्या बचा? यहाँ पर मैंने इस HO को यूज कर दिया, ये देखिए HO को मैंने उल्टा लिख दिया सिर्फ। ये दोनों C को मैंने यहाँ पे यूज कर दिया, यहाँ पे 3H यूज किए मैंने। क्या यूज किया मैंने? 3H यूज किए मैंने। एक आपका ये ऑक्सीजन बच रहा है और 2H यहाँ पर आपके बच रहे हैं, तो सिंपल सा आप H2O बाहर निकाल देंगे। एक एक बारीकी से मैंने इस रिएक्शन को समझाई है। उम्मीद करूंगा कि ये रिएक्शन आपके समझ में बहुत अच्छे से आ चुकी होगी। अब मैं इसका चित्र बना लेता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एसिटाल्डिहाइड का पूरा कंप्लीट चित्र बना लिया है। अब मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा कि इस पर मैं पूरा क्लियर कर दूंगा कि किस प्रकार से आप एसिटाल्डिहाइड को बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक गोल पेंदी वाला फ्लास्क लिया है। इस गोल पेंदी वाले फ्लास्क को बालू इसमें रख दिए एक पात्र में, और बालू उष्मक मान लेते हैं इसको। तो मैंने बालू उष्मक पर इसको रख दिया है और नीचे बर्नर की सहायता से इसे गर्म करूंगा। इस गोल पेंदी वाले फ्लास्क में K2Cr2O7 का जलीय विलयन भर लिया है। इसके बाद ऊपर जो कीप लगी हुई है, इससे मैं क्या करूंगा? एथिल अल्कोहल और H2SO4 का विलयन डालूंगा। अब ध्यान रखिएगा, ये मैंने एक संघनित्र है, ये क्या है? आपका वाष्प संघनित्र है। इसको मैंने कितने 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड का संघनित्र मैंने यहाँ पे लगाया है। अब इसका रीजन क्या है वो मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा। फिर इससे क्या होता है, गर्म जल जो आता है इसको ठंडा करके इस पात्र में भेजेगा। सारी प्रक्रिया यहाँ पे मैं समझाऊंगा, तो आप होगा क्या, समझिएगा मेरी बात। जैसे ये दोनों C2H5OH और H2SO4 और ये K2Cr2O7 तीनों इसमें, क्योंकि ऊपर से जब इधर आएगा तो इसमें भर जाएगा और इसे मैंने डायरेक्ट इसमें भर रखा है। तो जब मैं गर्म करूंगा तो तीनों को गर्म करूंगा, और जब मैं तीनों को गर्म करूंगा तो जाहिर सी बात है कि तीनों की वाष्प ऊपर निकलेगी। अब जब तीनों की वाष्प ऊपर निकलेगी तो अब मुझे क्या प्राप्त करना है? एसिटाल्डिहाइड। तो यहाँ से कहे कि वाष्प निकलेगी, समझिएगा मेरी बात को। तो यहाँ से 3 चीज की वाष्प निकलेगी, एक निकलेगी एथिल अल्कोहल की, और एक निकलेगी एसिटाल्डिहाइड की, और एक निकलेगी जल वाष्प की। तो इसका काम क्या होता है? 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब क्या है? यहाँ पर जो निकलेगा, मान लो क्या निकलेगा? C2H5OH। तो इसका जो ये होता है, तो ये होता है जो आपका 78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितने डिग्री सेंटीग्रेड? 78 डिग्री सेंटीग्रेड इसका ताप होता है। इसके बाद इसका जो जलवाष्प निकलेगा, क्या निकलेगा? इससे जलवाष्प निकलेगा। तो जलवाष्प की जो भाप होगी, वाष्प निकलेगी जो जलवाष्प, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। और ये जो एसिटाल्डिहाइड CH3CHO निकलेगा, इसका होता है कितना?
21 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये क्या करेगा, 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे जो भी कंपोनेंट होगा उसकी वाष्प को ठंडा करके इस पात्र में भेजेगा। और इसमें पहले से बर्फ और जल भरा हुआ है, हिम पर इस बर्फ पात्र को हम रखते हैं, अब बाकी सभी को फिर इससे वापस कर देगा इसी पर। तो फाइनली आपको लिखना क्या है, एक गोल पेंदी वाले फ्लास्क में K2Cr2O7 का जलीय विलयन भर लेते हैं, फिसिल कीप की सहायता से C2H5OH और H2SO4 को डालते हैं, फिर बालू उष्मक में रखकर बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं। ऐसा करने से जल वाष्प, एथिल अल्कोहल और एस्टेल्डिहाइड की वाष्प मुक्त होती है। हमारा वाष्प संघनित्र 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। तो यह क्या करता है, जल वाष्प और C2H5 का क्वथनांक अधिक होने के कारण इसको पुनः से गोलपेंदी वाले फ्लास्क में भेज देता है और एस्टेल्डिहाइड को ठंडा करके इसे एक पात्र में भेज देता है, जिसे हम एक पात्र में एकत्रित कर लेते हैं। इसमें पहले से बर्फ और जल भरा होता है। तो उम्मीद करूंगा कि इसकी जो थ्योरी होगी आप समझ गए होंगे कि ये जो पात्र है तो तीनों की वाष्प निकलेगी, परंतु एस्टेल्डिहाइड की उधर क्यों पहुंचेगी, इसका कारण मैंने आपको बता दिया। आपको लिखना क्या है, एक गोलपेंदी वाले फ्लास्क में K2Cr2O7 का जलीय विलयन भर लेते हैं, उसमें एथिल अल्कोहल, फिसिल कीप की सहायता से एथिल अल्कोहल और H2SO4 को डालते हैं, फिर उसे बालू उष्मक में रखकर बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं। ऐसा करने से एथिल अल्कोहल और जल वाष्प तथा एस्टेल्डिहाइड की वाष्प मुक्त होती है। हमारा वाष्प संघनित्र में जाने के बाद एस्टेल्डिहाइड हमारा वाष्पित ये संघनित्र क्या करता है, एस्टेल्डिहाइड को ठंडा करके पात्र में भेज देता है और एथिल अल्कोहल और जल वाष्प का अधिक ताप होने के कारण इसे पुनः से वापस गोलपेंदी वाले फ्लास्क में भेज देता है। इस प्रकार से हम एस्टेल्डिहाइड को एक पेंदी में प्राप्त कर लेते हैं। तो आप लिख देंगे, फिर से एक बार लास्ट बार समझ लीजिएगा, बस आज की वीडियो यहीं पे समाप्त हो जाएगी। एक गोलपेंदी वाले फ्लास्क में K2Cr2O7 का जलीय विलयन भर लेते हैं, C2H5OH तथा H2SO4 एक फिसिल कीप से डालते हैं, फिर इसे बालू उष्मक पर रखकर बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं। ऐसा करने से CH3CHO, C2H5OH और जल वाष्प की वाष्प निकलती है। C2H5OH और जल वाष्प अधिक ताप होने के कारण पुनः गोलपेंदी वाले फ्लास्क में वापस आ जाते हैं और एस्टेल्डिहाइड हमारा द्रवित होकर ठंडा होकर एक पात्र पे एकत्रित कर लिया जाता है। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये सारा प्रोसेस आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।